दोस्तों इसके लेखक। नेक्स्ट, रेलवे एनटीपीसी 10 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो देखिए दोस्तों। समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसका इंपॉर्टेंट क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी एरे कहा जाता है। समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा को एक सेट को क्या कहा जाता है? एरे कहा जाता है। याद रखिएगा, एरे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में और में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है? ये किस रूप में? तो याद रखिए, यूएसबी पोर्ट के रूप में, यूएसबी पोर्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, सीसा और टीन की मिश्रित धातु को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, सोल्डर कहा जाता है। सीसा और टीन की मिश्रित धातु को सोल्डर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो ये होगा बैरोमीटर। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? फलीदार फसलें। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें कहलाती है, फलीदार फसलें कहलाती है। हमारी जीवा पर कौन सा अभिग्राही स्थित होता है? अभिग्राही स्थित होता है दोस्तों, तो याद रखिए, रस संवेदी होता है, रस संवेदी होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निषेधन इकाइयां होती है, उन्हें डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो विक्राणु कहा जाता है। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निषेधन इकाइयां होती है, उन्हें विक्राणु कहा जाता है, विक्राणु कहा जाता है। नेक्स्ट, पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट विभाजित होकर डैश में परिवर्तित हो जाता है। किससे परिवर्तित हो जाता है? लैक्टिक एसिड और ऊर्जा के रूप में। पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट विभाजित होकर डैश में परिवर्तित हो जाता है, लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी दोस्तों महाधमनी है मानव शरीर की। निम्नलिखित में से कौन सा कल्पक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है? तो ये है दोस्तों कामिनी। निम्नलिखित में से कौन सा कल्पक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है? कामिनी है। नेक्स्ट, हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध वृक्क का डैश से है। किससे है दोस्तों? तो याद रखिएगा, नेफ्रोलॉजी से, नेफ्रोलॉजी से है। नेक्स्ट, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा। सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को डैश कहा जाता है? राजकोषीय घाटा। अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, निम्न में से क्या है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मक्का। अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसलों के साथ साथ चारे की भी फसल भी है, तो क्या है? वो मक्का है। भारत 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की थी? किस देश की सहायता से की थी दोस्तों? यूएसएसआर की सहायता से किया था, यानी किससे किया था दोस्तों? रूस से किया था। बोकारो स्टील प्लांट द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बना था। नेक्स्ट दोस्तों, न्यूयॉर्क में आइकॉनिक मैडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाली प्रथम भारतीय पहलवान कौन बने या बनी दोस्तों? तो ये हो जाएगा बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम क्या है? तो क्या है? उड़ान नाम है दोस्तों, उड़ान। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी थे दोस्तों, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1957 में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने संताल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? अंग्रेजों की सहायता की थी महाराजा मेहताब चंद। महाराजा मेहताब चंद। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया? कब किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा, 1962 में। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया? 1962 में। लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने किया था? चंद्रकांता की रचना दोस्तों देवकीनंदन खत्री ने किया था। लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने किया था? देवकीनंदन खत्री ने किया था। नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की अस्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो
तो याद रखिएगा सप्रू समिति। फिर से देखिए, नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्याओं की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की अस्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? सप्रू समिति। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा जे.सी. कुमारप्पा है, जे.सी. कुमारप्पा है। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? किसने तैयार की थी? तो पी.सी. महलनोबिस ने तैयार की थी। प्रथम हेरोल्ड डोमल। नेक्स्ट, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये रियो शिखर सम्मेलन को जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? अमल में लाया गया था तो ये होगा 1793 दोस्तों। नेक्स्ट, 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और डैश के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों जुल्फिकार अली भुट्टो। 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और डैश के बीच हस्ताक्षरित किया गया था, जुल्फिकार अली भुट्टो। डैश 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों भारतीय। डैश 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है, भारतीय। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? कामाख्या मंदिर दोस्तों ये असम में स्थित है। कामाख्या मंदिर असम में स्थित है। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? तो ये होगा ध्रुपद से। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? ध्रुपद से। नेक्स्ट, क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों कब किया गया था? 1972 में। क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था? 1972 में। भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती है उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो कुल बीजारोपित भूमि। भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती है उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? कुल बीजारोपित भूमि के नाम से जाना जाता है। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उपभोग वस्तुएं। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है? उपभोग वस्तुएं। 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो ये किया गया था भीमराव अंबेडकर। 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? भीमराव अंबेडकर। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? तो ये हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? महाराष्ट्र का एक रूप है दोस्तों। नेक्स्ट, अधिक योजनाएं और उद्देश्य है। ग्राम उजाला योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुधार हेतु ये चलाया गया दोस्तों। ग्राम उजाला योजना। दीनदयाल स्पर्श योजना स्कूली बच्चों में डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहित देने के लिए किया गया। दीनदयाल स्पर्श योजना स्कूली बच्चों में डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया। क्रांतिकारी योजना मकान बनाने हेतु ग्रामीण परिवारों को ब्याज सब्सिडी से है दोस्तों। क्रांतिकारी योजना। सौभाग्य योजना ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित कराने हेतु है। सौभाग्य योजना ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित कराने हेतु है। अब देखिए दोस्तों कुछ मंदिर है, कहाँ कहाँ है वो देखिए। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है दोस्तों। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में है और मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में। महाकालेश्वर मंदिर दोस्तों उज्जैन में है। देखिए केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में, बद्रीनाथ मंदिर ये भी उत्तराखंड में दोस्तों। केदारनाथ बद्रीनाथ उत्तराखंड। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। दिलवाड़ा मंदिर दोस्तों माउंट आबू में है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में। महाकालेश्वर मंदिर ये उज्जैन में है। महाबोधि मंदिर बोधगया में। महाबोधि मंदिर बोधगया में है। नेक्स्ट अब इधर चित्रकला है दोस्तों और ये किस राज्य से संबंधित है वो देखिए। मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित है। मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित है। पट चित्रकला उड़ीसा से संबंधित है। पट चित्रकला उड़ीसा से संबंधित है। पिथौरा चित्रकला गुजरात मध्य प्रदेश से संबंधित है। पिथौरा चित्रकला गुजरात मध्य प्रदेश से संबंधित है। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश से संबंधित है।
कालीघाट चित्रकला पश्चिम बंगाल कोलकाता से संबंधित है। कालीघाट चित्रकला पश्चिम बंगाल कोलकाता से संबंधित है। चिकनकारी चित्रकला उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चिकनकारी चित्रकला उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तंजौर चित्रकला तमिलनाडु से संबंधित है। तंजौर चित्रकला तमिलनाडु से संबंधित है। फुलखाड़ी चित्रकला पंजाब से संबंधित है। फुलखाड़ी चित्रकला पंजाब से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट परमाणु ऊर्जा संयंत्र और इधर स्थिति है। देखिए तारापुर